मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातें करने जा रहा हूं। ये घटनाएं छोटी हैं, अखबारों में इन्हें जगह मिलती रही है, लेकिन चूंकि इन घटनाओं का संबंध कहीं न कहीं आपके सिलेबस के स्टैटिक पोर्शन से है, इसलिए इन घटनाओं के बारे में जानना बहुत अधिक जरूरी है आपके लिए। और स्पेशली अगर हम प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो उस दृष्टि से तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब मैं कहता हूं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो सीधी सी बात है कि आपको फैक्ट्स जानने हैं, लेकिन इसका अर्थ आप कतई ये मत लगाइएगा कि ये केवल प्री एग्जामिनेशन के लिए ही है। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आपको अपने आंसर राइटिंग में इन तथ्यों का भी इस्तेमाल करना चाहिए यदि वह संभव हो तो। यदि आप जबरदस्ती इन तथ्यों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आप इन्हें तैयार कैसे करेंगे? अगर आप लिखते चले जाएंगे इन घटनाओं को तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा कि आपके किसी काम का नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? एक ही उपाय है, और वो ये कि आप इस तरह की घटनाओं को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें। पढ़ने और सुनने के बाद 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन दोहरा लें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा। मानकर चलिए कि आपके दिमाग के पास ये जादुई क्षमता है कि एग्जामिनेशन हॉल में ये तथ्य आपके सामने उपस्थित होकर आपकी मदद करेंगे। ये बात मैं अक्सर बीच बीच में जानबूझकर दोहराता हूं, ताकि यदि आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह हो तो हो सकता है कि मेरी यह बात उस संदेह को दूर करने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं। अपने अखबारों में पढ़ा है कि केंद्र सरकार ने बाकायदे एक अधिसूचना जारी करके 25 जून को, यह डेट आपको याद रखनी चाहिए, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। संविधान हत्या दिवस यानी कि 25 जून को ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से संविधान को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा था। दोस्तों, आपको शायद समझ में बात आ गई होगी, क्योंकि ये खबर तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी। 25 जून 1975 ही वह दिन है जब मिसेस इंदिरा गांधी जी, उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसके 2-3 सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी के उस चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। मतलब गड़बड़ी का दोषी पाया इस रूप में कि उन्होंने जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग किया। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि अगर आपका चुनाव ही रद्द हो जाता है, एक प्रकार से आप पर यह दोष लगाया गया है, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में बकायदे वे सुप्रीम कोर्ट गईं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी और उसके अगले ही दिन 25 जून को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आप देखिए कि इस पूरे के पूरे मामले में आपको लगेगा कि पद पर बने रहने के लिए यह कदम उठाया गया। उस दौर की सारी घटनाएं मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। फिर आगे हुआ क्या? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, फिर प्रधानमंत्री एक संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आई, जो 42वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। 42वां, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि प्री में पूछा जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट। और उस 42nd अमेंडमेंट के जरिए सच पूछिए तो संसद के अधिकारों को कम कर दिया गया और प्रधानमंत्री के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। एक प्रकार से संविधान के मूलभूत चरित्र को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की गई। यह संविधान की हत्या करने का दूसरा प्रयास था। और जो तीसरी बात है, उसमें संविधान तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रशासन जरूर जुड़ा हुआ है कि जब पूरे के पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं न कहीं कर्फ्यू लग गया हो, एक डिक्टेटरशिप आ गई हो, तानाशाही आ गई हो। अखबारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबार बिना सरकार की अनुमति के छप नहीं सकते थे। रोज अखबार को सरकारी अधिकारी देखते थे। जितने भी प्रचार तंत्र थे उन पर नियंत्रण हो गया। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जबरदस्ती करने लगी।
किसी की कोई आवाज नहीं रह गई, विपक्ष तो पूरा का पूरा जेल में डाल दिया गया, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, हमारी जेल भर गई थी। तो ये एक तीसरा तत्व है जो सीधे संविधान से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संविधान से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे संविधान की जो लोकतांत्रिक आत्मा है उसका हनन हुआ। तो दोस्तों, ये घटनाएं 25 जून 1975 के बाद से हुई। इसके बाद आपको मालूम होगा कि हर 6-6 महीने करके आपातकाल को बढ़ाते रहे, और बाद में 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा, और यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी खुद भी अपना चुनाव हार गई। और बाद में जब नई सरकार आई तो उन्होंने बाकायदे 44वें संविधान संशोधन के जरिए 42वें संविधान संशोधन में जो तानाशाही प्रवृत्ति झलक रही थी उसे करेक्ट किया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, अब ये जो घटना घटी है, देखिए इसके 2-3 पक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि आप इसे एक राजनीतिक कदम भी मान सकते हैं, और है भी कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की बदनामी तो होगी, तो आप इसे राजनीतिक कदम भी मान सकते हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में सच में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि केंद्र सरकार का ये कहना भी गलत नहीं है कि लोगों की स्मृति में ये घटना रहेगी, और ये घटना लोगों को याद दिलाती रहेगी कि आगे इस तरह का अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात गलत नहीं है। तो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में कौन सा स्टैंड लेते हैं, राइट। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ बातें कही हैं। आपको मालूम होगा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में चुनाव चूंकि चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्हें चुनावी अभियान के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद फिर से वो जेल में डाल दिए गए। फिर से उन्हें जब जमानत देने की बात आई तो फिर से उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। इसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से खूब मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें फिर से जमानत दे दी है, लेकिन जेल से रिहा नहीं किया। क्यों नहीं किया है हम उस बात पर नहीं जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन सब के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है वो आपको जानना जरूरी है, संविधान की दृष्टि से भी और प्रशासन की दृष्टि से भी। और इसमें अब जो मैं कुछ तथ्य आपको बताने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो निर्वाचित नेता हैं और 90 दिनों से अधिक समय तक वो जेल में रहे हैं। ये उन्होंने टिप्पणी की है जमानत देते समय। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह केजरीवाल पर डिपेंड करता है कि वो फैसला करें कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए या नहीं। दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिजाइन नहीं करना चाहिए। यानी कि इसके बारे में कोई स्थापित एक्ट हमारे पास या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। यह आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि क्योंकि यह मामला जीवन के अधिकार से संबंधित है कि किसी को आप जेल में डाल रहे हैं, उसकी सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए अब इस गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है, बड़ी पीठ को सौंप दिया गया है, और वह इस पर विचार करेगी। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसे भी कुछ बातें कही हैं जो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि ईडी को कोई भी इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती जिससे कानून के शासन में बाधा आती हो और व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको चोट पहुंचती हो। क्योंकि इस बीच में आप देख रहे होंगे कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, फिर वो जेल में डाल देती है, फिर मामला चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ईडी को इस तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए बहुत विश्वास करने योग्य कारण बताना जरूरी है। यानी कि आप कुछ भी आरोप लगा दें, आपके आरोप ऐसे होने चाहिए जिन पर विश्वास किया जा सके। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अधिकारी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वो कुछ बातें बताता है, कुछ तथ्य देता है, तो उन पर भी बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अगर वो अपने पक्ष में कोई तर्क दे रहा है या कोई सामग्री प्रस्तुत कर रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है पीएमएलए की धारा 19(1), इसे आप देख लीजिएगा, इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं।
के तहत जो गिरफ्तार की जो शक्ति है वो अधिकारों की मर्जी और पसंद के अनुसार नहीं हो सकती। इसमें एक तरह से कि यूं कह लीजिए कि इस धारा के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं उन्हें असीमित अधिकार दिए गए हैं गिरफ्तार करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उन्हें भी इस तरह के असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। अब चूंकि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ को सौंप दिया गया है, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या डिसीजन देती है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई भी डिसीजन देगी तो ये मान करके चलिए कि वह निर्णय बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, ये थी 2 महत्वपूर्ण खबरें। अब इसे मैं यहीं समाप्त करता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।